वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशोज या फिर निस्बत का कंसेप्ट। तो शुरुआत करते हैं। आज ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रेशो या ये निस्बत होती क्या चीज है। ये क्या चीज है? दो चीजों का मवाजना करने का एक तरीका है। रेशो या निस्बत क्या है? दो चीजों का मवाजना करने का एक तरीका है। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। मान लीजिए कि ये फर्द है A और ये फर्द है B। A की जेब में इस वक्त 100 रुपए है, B की जेब में इस वक्त 200 रुपए हैं। तो एक शिकायत है दुनिया से कि उसके जेब में कम है और बी के जेब में ज्यादा है। तो इनके बीच में जो रेशो है, जो निस्बत है, वो क्या है? 1:2, 1:2। ए के पास 1 है तो बी के पास क्या है? 2। अब इधर दो दोस्त और हैं, सी और डी। सी की जेब में इस वक्त हैं 1,00,000 रुपए, जबकि डी की जेब में इस वक्त हैं 2,00,000 रुपए। और यह सी भी खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि सी के मुकाबले में डी के पास ज्यादा है, बल्कि दुगना है। इनके बीच में निस्बत क्या है? रेशो क्या है इनके बीच में? 1:2। तो जो निस्बत यहां पर है वही निस्बत यहां भी है। हालांकि आप कहेंगे नहीं, दोनों अलग चीज है। ये बहुत अमीर है, 1,00,000 जेब में है, ये बेचारा तो 100 लेके घूम रहा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। निस्बत सी और डी की वही है जो कि ए और बी की है। रेशो वही है ए और बी का जो कि सी और डी का है। बल्कि मैं तो यह कहूं कि दो बच्चे थे, ई और एफ। ई के पास एक लड्डू था और एफ के पास 2 लड्डू था। तो इनका भी रेशो वही है, इनकी भी निस्बत वही है। क्या रेशो है? 1:2। तो निस्बत मुवाजने का एक तरीका है। लेकिन ये जो मुवाजना करते हैं, ये किस हिसाब से करते हैं? आप समझ गए। असल मिकदार से मतलब नहीं है, बल्कि मतलब इस चीज से है कि पहले की निस्बत में दूसरे को क्या कहते हैं, पहले के रेशो में दूसरे को क्या है, और इसी को तो निस्बत कहते हैं। आया समझ में? जल्दी से बोर्ड को मिटाते हुए वापस चलते हैं। क्या कहा है? अ रेशो इज ए कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ टू थिंग्स। दो मकदारों के दरमियान मवाजना करने को निस्बत कहते हैं। बल्कि यह कहना चाहिए कि मवाजना करने का एक तरीका निस्बत है, जिसमें असल मकदार को नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह देख रहे हैं कि वो निस्बत क्या है, इसका कितना गुना दूसरे के पास है। क्या समझ में आ गया? जैसा कि ये जो फिगर है बेटा, इसमें 3 ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल कितना है? 3। और स्क्वायर कितना है? स्क्वायर है 2। तो यहां पे निस्बत क्या है? निस्बत है 3:2। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 3:2। हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 3:2। बल्कि जाती तौर पर मैं मोस्टली यही पढ़ता हूं 3:2। इसको 3/2 भी कहते हैं। लेकिन ये तो किस्र है ना, कसरों का कंसेप्ट आ गया ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि निस्बत असल में फ्रैक्शन से, किस्रों से जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो निस्बत को लिखने का जो तरीका है ए और फिर ये 2 बिंदु बी, और इसे हम क्या पढ़ते हैं? A:B या A निस्बत B। पहले वाले का नाम है एंटीसीडेंट, दूसरे का नाम है कंसिक्वेंट। यहां पर स्लाइड पे लिखा हुआ है तो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट पर ध्यान दे। क्या कहते हैं कोई नहीं पूछता। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स का एक खेल है बच्चों के लिए, दिलचस्प खेल है। क्या खेल है इसमें?
ये एक खेल है ताकि बच्चे इस खेल को खेलकर निस्बत का कंसेप्ट सीख जाएं, रेशो का कंसेप्ट सीख जाएं। इसमें क्या कंसेप्ट चाहिए? पेपर चाहिए, कलर, स्केच पेन चाहिए। इन लोगों ने अपने दिन भर के टाइम टेबल का रेशो बना दी, हिसाब किया कि कितना देर हम स्लीप कर रहे हैं, कितना देर सो रहे हैं, कितना देर ईटिंग में जा रहा है, कितना देर खा रहे हैं, कितना वक्त स्कूल में बैठे हैं, कितना वक्त खेल रहे हैं और कितना काम दूसरे कामों में सर्फ हो रहा है। इन्होंने अपने दिन भर के सभी चीजों का हिसाब किया। तो इन्होंने हिसाब किया तो इन्होंने देखा ये 8 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा इनका सोने में जा रहा है, 2 घंटा खा रहे हैं। ऐसे कौन खाता है? इनके साथ मैं भी खाऊंगा। अच्छा, 2 घंटा दिन भर के सारे खाने पीने को मिलाकर जोड़ा गया है, ठीक है, एक वक्त का खाना नहीं है 2 घंटा। 6 घंटा ये स्कूल में रहते हैं, 2 घंटा खेल रहे हैं और 6 घंटा बाकी कामों में रहते हैं। कौन से काम है मैं नहीं जानता हूं। 6 घंटा बाकी कामों में ये मसरूफ रहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। और दिन में घंटे होते कितने हैं? वक्त कितना होता है? दिन में वक्त होता है 24 आवर्स। दिन में वक्त होता है 24 आवर्स होता है ना। तो बात यह है कि ये जो 24 घंटे हैं, इसमें कितना हिस्सा इनका सोने में जा रहा है? तो कितना हिस्सा सोने में जा रहा है? 8/24। 8 24 में से 8 इनका सोने में गया, 24 क्या है कुल? ये निस्बत क्या है? 8:24, 8:24। और अगर दोनों साइड 8 से डिवाइड कर दें तो ये निस्बत किसके बराबर हो जाएगी? 1:3 में। हर 3 घंटे में 1 घंटा ये सोते हुए बिता देते हैं। खाने में कितना वक्त जाएगा? 2:24। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, 1:12 आ जाएगा। स्कूल में क्या वक्त जा रहा है? 6 घंटा। 6/24, 6/24 यानी 1/4। 4 में से 1 घंटा ये स्कूल में मौजूद होते हैं। खेलने में कितना वक्त जाएगा? 2/24 या फिर 1/12, अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें। और बाकी सारे काम 6 घंटा, 6/24, 6:24 या फिर 1:4। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम लोग जरा आगे बढ़ते। निस्बत की, रेशोज की कुछ खुसूसियात हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करें। सबसे पहली चीज यह है कि रेशोज की कोई इकाई नहीं होती, रेशोज की कोई यूनिट नहीं होती। समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, है ना। एक दोस्त की जेब में 200 रुपए हैं। हाँ, एक दोस्त की जेब में बेटा 200 रुपए हैं और दूसरे दोस्त की जेब में कितने रुपए हैं? दूसरे दोस्त की जेब में है बेटा 300 रुपए। ठीक है, दूसरे दोस्त की जेब में है 300 रुपए। एक की जेब में 200 रुपए, दूसरे की जेब में 300 रुपए, है ना। तो ये निस्बत क्या हुई? यहां पे निस्बत हो गई 200 रेशो इज टू 300। 200 निस्बत 300, दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दे तो ये निस्बत कितनी हो गई? 2:3। क्या समझ में आ गया? अब एक बात समझो, ये 2 दोस्त हैं जो किसी दूसरी कंट्री में है। मान लीजिए एक की जेब में है $200 और दूसरे की जेब में है डॉलर। डॉलर यूं लिखते हैं, रुपए लिखने का तरीका यह था, हिंदी का R लिखते हैं और उसमें यू एक डंडा डाल देते हैं, ये रुपए होता है। डॉलर में पता नहीं क्यों S लिखकर यू डंडा डालते हैं, ये डॉलर होता है। एक की जेब में $200 है, दूसरे की जेब में $300 है, तो निस्बत क्या हो गई? यहां भी 200:300 या फिर 2:3। एकदम सेम निस्बत है।
ऐसा नहीं है कि ये वाली निस्बत रुपयों में है और ये डॉलर में है, ये रेशो है ना। तो रुपयों की बात खत्म हो गई, डॉलर की बात खत्म हो गई, हमारा ध्यान सिर्फ किसमें रहेगा, निस्बत में। ये समझ में आया? निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, रेशो हैज नो यूनिट्स। निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। आया समझ में? 4 मीटर 7 मीटर का रेशो क्या होगा बेटा? 4:7। 4 मीटर 7 मीटर नहीं, मीटर गायब, रेशो क्या हो गया? 4:7। एक बार निस्बत ले लिया, एक बार रेशो ले लिया, तो फिर उसकी इकाई नहीं होती। जब दो चीजों की इकाई का रेशो लेंगे, जब निस्बत लेंगे, तो दोनों सेम इकाई में होने चाहिए। अब एक की कमाई रुपए में है और एक की कमाई डॉलर में है, तो सीधे सीधे मवाजना करना सही नहीं है। किसी एक को पहले बदलना पड़ेगा, या तो रुपयों को डॉलर में बदलें या फिर डॉलर को रुपयों में बदलें, तभी फिर मवाजना कर सकते हैं। ठीक है? रेशियो में दोनों टर्म को क्या कहते, दोनों चीजों को क्या कहते हैं? टर्म या रुकन, है ना। तो रेशियो A:B है ना, तो A और B को अलग अलग क्या कहते हैं? टर्म या रुकन। दो रुकनों की निस्बत, दो टर्म्स का रेशियो। क्या समझ में आ गया? तो 4:7 में ये 4 और 7 क्या है? टर्म्स हैं। उल्टा नहीं कर सकते आप निस्बत को। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन रेशियो कैन नॉट बी रिवर्स। निस्बत के अरकान को उल्टा नहीं लिख सकते। 4:7 अलग चीज है, 7:4 अलग चीज है। 4:7 का मतलब यह कि पहले फर्द के पास 4 है तो दूसरे के पास 7 है। आप कहेंगे पहले के पास 7 हो दूसरे के पास 4 हो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अरे जरूर फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। 4:7 और 7:4, 4:7, 7:4, ये दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। ये एक मिसाल देखिए, है ना। अरे हाँ, ये जरूरी बात है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। निस्बत असल में तकसीम है, निस्बत असल में किस्र है। समझिए इस चीज को, समझिए, बहुत अहम है। दो बच्चे हैं, एक की जेब में 4 है, दूसरे की जेब में 6 है, तो निस्बत क्या हो गई? 4:6। दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2:3। अगर इसी को यूं लिखते 4/6, तो काट के ये भी तो हो जाता ना 2/3। तो आप देख रहे हैं कि निस्बत किस्र से जुड़ी हुई है। निस्बत जो है फ्रैक्शन से जुड़ी हुई चीज है ना, बल्कि एक ही चीज है। 4:6 4/6 है। असल में बात क्या है कि रेशो क्या है? रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन। दो नंबर का मवाजना अगर हम तकसीम के जरिए करना चाहते हैं तो यह निस्बत है। समझ गए इस चीज को? निस्बत क्या चीज है? दो चीजों का मवाजना तकसीम की मदद से। ठीक है ना। दो लोग हैं, एक का वजन है 60 kg, दूसरे का वजन है 80 kg। हम तकसीम के थ्रू एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। 60 kg अपॉन 80 kg। हाँ, ये कितना हो गया बेटा? 3/4 हो गया। और यही निस्बत है, यही बेटा किसके बराबर है? 3:4 के। दो चीजों का मवाजना करने के लिए हमने उसको तकसीम कर दिया, इसी को निस्बत कहते हैं। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हमने उनको डिवाइड कर दिया, इसी को रेशो कहते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। मिसाल के तौर पर कोई टीम है, टेक्सास नाम की टीम है, टेक्सास रेंजर्स, ये रही टीम। ये टेक्सास टीम जो है 19 मैच जीती है और 25 मैच हारी है। हम जानना चाहते हैं कि ये टीम ज्यादा जीतती है या ज्यादा हारती है। तो आगे देखते हैं। आगे किस्र के कंसेप्ट, निस्बत क्या है, किस्र का कंसेप्ट है। यही बात हम लोग थोड़ा देर पहले भी कर रहे थे। अगर मेरे पास 4 नीली गेंद है और 2 बैगनी गेंद है तो निस्बत क्या हुई? 4:2। और इसे और कैसे लिख सकते हैं? 4/2। दोनों एक ही बात है। अगर 8 नीली गेंद है, 4 बैगनी गेंद है, तो इसे लिख सकते हैं, रेशो क्या लिख सकते हैं? 8:4, या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 8/4।
अगर 12 नीली गेंद है और 4 बैगनी गेंद है तो इसको लिख सकते हैं 12:6 या फिर 12/6। निस्बत और किस्र एक ही चीज है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। इसके बाद अगला कंसेप्ट जरा सा देखिए। अगला कंसेप्ट है यकसां किस्र का, इक्विवेलेंट रेशो का। जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर आते हैं और समझते हैं क्या बात हो रही है। मान लीजिए ये एक रेशो है, ये रेशो है 200:500। तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, है ना, या इस तरह से हम नहीं कर रहे, पहले समझिए ऐसा 200:500। तो इस रेशो को अगर हम किस्र के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा 200/500। और 2 जीरो अगर हम दोनों जगह से हटा दें तो ये 2/5 है, यानी ये निस्बत क्या है 2:5। अब जरा देखिए, ये एक दूसरी निस्बत है 40:100 की। 40:100 को, है ना, हम किस्र के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 40/100, 40/100। इधर से 20 का गुजर हुआ तो ये 2 बन गया और ये 5 बन गया। दिस इज इक्वल टू 2/5। तो ये निस्बत हो जाएगी 2:5। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि आखिर में ये निस्बत और ये निस्बत सेम ही तो है। ये रेशो भी 2:5 है और ये रेशो भी क्या है 2:5। इसलिए हम कह सकते हैं कि 200:500 और 40:100 आपस में क्या है यकसां है। क्या समझ में आया? जल्दी से वापस चलते हैं, देखते हैं क्या मिसाल यहां पर उठाई गई है। इन्होंने पहली मिसाल ली है 2:3 की, और 2:3 को कैसे लिखा है 2/3 लिख सकते हैं ना। और 2/3 को ऊपर नीचे 2 से गुना किया तो क्या मिला 4/6, और 4/6 को लिख सकते हैं 4:6। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि 2:3 और 4:6 एक ही बात है ना। आया समझ में? अगर 2:3 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये 10/15 जो कि 10:15 हो जाता। और अब हम कह सकते हैं कि 2:3, 4:6, 10:15 ये सब किसरे क्या है यकसा है। ये सभी रेशोज क्या है इक्विवेलेंट है। यहां पर देखिए 6:8 को कैसे लिखेंगे 6/8। अब ऊपर ऊपर नीचे 3 से गुना किया 18/24 आया, और उसको कैसे लिखा 18:24, 18 निस्बत 24। यहां पर 6/8 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 30/40 आया, इस रेशो के फॉर्म में लिखा 30:40। और अब दावा यह है कि 6:8, 18:24, 30:40 ये सब की सब सेम निस्बत है, सेम रेशो है। ये समझ में आया? जरा सा आगे बढ़ते हैं। हर निस्बत की एक मुख्तसर तरीन सूरत होती है। कैसे मुख्तसर तरीन सूरत निकालते हैं, जल्दी से कुछ मिसालें देखते हैं। जरा बोर्ड को 2 हिस्से में बांट लें। सबसे पहले हम जिस पर हमला कर रहे हैं वो है 16:24। देखिए कैसे इसकी मुख्तसर तरीन सूरत निकलेगी, कैसे इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म निकलेगा। इसको यूं लिखें 16/24 और काटा पीटी पे उतरा, 8 से काटा पीटी होगी, ये 2 बचा और क्या बचा 3। ये रेशो क्या है 2:3। इसे किस फॉर्म में लिखेंगे 2:3। ये 2:3 जो है ये मुख्तसर तरीन सूरत या स्मॉलेस्ट फॉर्म है 16:24 का। आया समझ में? ये अगली मिसाल देखिए। अगली मिसाल, एक और मिसाल उठाते हैं 36:60। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है मुख्तसर तरीन सूरत के हिसाब से। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 36/60। 6 का इधर से गुजर हुआ, 6 ने इस 36 को 6 बनाया, 6 ने इसे क्या बनाया 10।
ये क्या हो गया 6/10, 6/10। इसे कैसे लिखेंगे 6:10, 6:7। नहीं, अभी तो और कटेगा, अभी तो और कटेगा, 6:10 में भी और काटापीटी होगी। ये तो मैंने गलत हिसाब किया, अभी तो 6:10 आया है, अभी और कटने वाला है। और काटो बेटा, ये 2 से काटोगे तो ये 3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5। ये है मुख्तसर तरीन शक्ल। ये क्या है बेटा 3:5। ये क्या है मुख्तसर तरीन शक्ल। ये क्या है स्मॉलेस्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से वापस आते हैं। देखिए इन्होंने किसको बदला है, इन्होंने 12:18 को बदला है किसमें 3:2 में। 12:18 को किसने बदला है 3:2 में। कैसे बदला होगा, बड़ा आसान है, इसे लिखा होगा 12/8। ऊपर नीचे 4 से काटा होगा, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3। दिस इज इक्वल टू 3/2। इसको यूं लिख दिया 3:2। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया किस तरह से काटा पीटी करके मुख्तसर तरीन शक्ल को लाते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि दो निस्बतों का मवाजना कैसे करते हैं। तो जरा आखिर केस में आते हैं, इसे जरा मिटाते हैं और सीखते हैं कैसे A/B और C/D का मवाजना करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन सी रेशो बड़ा है और कौन सा रेशो छोटा है ना। कौन सा रेशो बड़ा है, कौन सा रेशो छोटा है। क्या करो बेटा, क्या करो, इस D को इधर मल्टीप्लाई कर दो, B को इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर क्या टर्म आ जाएगी AD, पहली टर्म AD। यहां पर क्या टर्म आ जाएगी BC। अब अगर AD बड़ा हुआ तो A/B बड़ा होगा। पहला वाला बड़ा हुआ तो पहला वाला बड़ा होगा। BC बड़ा हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा, बड़ा होगा। और ये दोनों अगर बराबर हुए तो ये दोनों निस्बत भी यकसा होंगी, ये दोनों रेशियोज भी इक्विवेलेंट होंगे। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस करते हैं, आपको सब समझ में आएगा। इस बार बोर्ड को बांट देते हैं 3 हिस्सों में ताकि 3 सवाल हमारे हो जाएं। हमें मवाजना करना है बेटा किसके किसके बीच में, हमें मवाजना करना है 3/2 और 4/3 के बीच में। या इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, या इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो हम मवाजना करना चाह रहे हैं किसके बीच में 3/2, 3/4 और 2/3 में। प्रॉब्लम बदल गई, कोई बात नहीं। इस 3 को ले जाके यहां मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या मिला आपके पास 9। इस 4 को मल्टीप्लाई करके यहां ले जाओ, यहां क्या मिला 8। अब बताइए 9 बड़ा कि 8, 9 बड़ा है ना। 9 बड़ा है तो पहली वाली निस्बत क्या हो गई, बड़ी हो गई। पहला वाला रेशो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये एक और मिसाल देखिए, ये है 7/12 और ये है 3/4। इनका मवाजना करते हैं। 4 को इधर ले जाइए, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया इधर 28। और ये 12 को उठाकर यहां ले जाइए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 12 3 क्या हो गया 36। और इसके बाद 28 बड़ा कि 36, 36 बड़ा है ना, तो 3/4 बेटा क्या हो जाएगा 7/12 से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए 8/12 का मवाजना करना है किससे 10/15 से। अभी करते हैं। इस 15 को ले जाकर 8 से मल्टीप्लाई करिए। ये मैं एक्चुअली दिखा नहीं रहा हूं, आप देखिए अपने से, ठीक है, अपने से देखिए। 15 को ले जाके 8 से मल्टीप्लाई करिए। 15 इंटू 8 आपने सुना होगा 120 होता है। और इस 12 को ले जाकर 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये भी क्या हो गया 120। कौन बड़ा, ये 120 बड़ा या ये 120 बड़ा? अरे दोनों यकसा हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए 8/12 और 10/15 भी इक्विवेलेंट होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से वापस आते हैं। तो ये पहली बात सुनिए जरा ध्यान से। अगर AD छोटा हुआ ना BC से
तो A अपॉन बी छोटा हो जाएगा C अपॉन डी से। दिखा आपको, जो यहां पे सिंबल है वही सिंबल यहां भी है। अगर AD बराबर हुआ ना BC के, बराबर है ना दोनों, तो A अपॉन बी पहला वाला और दूसरा वाला रेशो बराबर होंगे। दिखा सबको? अगर AD बड़ा हुआ ना BC से, तो फिर पहला वाला बड़ा हो जाएगा दूसरे वाले से। इसकी कुछ छोटी छोटी मिसालें यहां पर दी हुई हैं। यहां पर दो रेशो को कंपेयर किया है, किसको किसको? 2:3 को और 4:5 को। तो अभी करते हैं। यहां पर बेटा क्या हो गया, 5 को इधर लाए तो क्या बना? 10 बनाना। 3 को इधर ले गए तो क्या बना? 4 3 12 बनाना। ये बड़ा है ना, तो ये भी बड़ा होगा। देखिए 2:3 छोटा है, 4:5 क्या है? बड़ा। ये मिसाल देखिए, यह है 4:8 और यह है 6:12। इसको हम इस शक्ल में लिख लेते हैं। पहला वाला है 4/8, दूसरा वाला है 6/12। इधर बेटा 12 को लाके 4 से मल्टीप्लाई करो, 48 आ जाएगा। यहां 8 को ले जाकर 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी क्या आ गया? 48। दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसलिए 4:8 और 6:12 आपस में क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। ये समझ में आया सबको? इस बार कंपेयर करते हैं 4:2 और 2:5 को। जल्दी से यहां पे 4/2 और 2/5 लिख लेते हैं। 5 4 बेटा इधर कितना हो गया? 20 हो गया। 2 2 इधर कितना हो गया? 4 हो गया। 20 बड़ा कि 4? 20 बड़ा है ना, तो ये भी बड़ा होगा। यही तो इसमें भी सिखाया है कि 4/2 2/5 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आया सबको? बढ़िया। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी चीज को किसी फैक्टर या किसी रेशो या किसी निस्बत से बढ़ाते या घटाते हैं। जल्दी से ध्यान देना, ध्यान दीजिए जरा सा। मान लेते हैं आपकी जेब में है 600 रुपए, है ना? आपकी जेब में कितना है? 600 रुपए। इन्होंने क्या मिसाल ली है? इन्होंने मिसाल 500 रुपए की ली है। बढ़िया, है ना? हम क्या ले रहे हैं? 600 रुपए के हिसाब ले रहे हैं, और इसको आपको बढ़ाना है। इसको, है ना, 600 रुपए है और आपका काम है इंक्रीज बाय 3:2। क्या है आपका काम? 3:2 के निस्बत से बढ़ाना है। थ्री इज टू टू के निस्बत से बढ़ाना है। तो क्या करेंगे पता है? 600 रुपए को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर एक कंफ्यूजन यह होती है कि 3/2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2/3 से। तो रूल यह है कि बढ़ाना है ना भाई, बढ़ाना है तो बड़े नंबर को ऊपर में रखना। समझ गए? अगर बढ़ाना है, अगर इंक्रीज करना है तो लार्ज नंबर को ऊपर में रखना। तो ये बढ़ जाएगा, हिसाब कर लेना, 2 से 600 कट के 300 हो जाएगा। कितना बढ़ के हो जाएगा? ये 900 रुपए। अगर बड़े नंबर को ऊपर नहीं रखोगे ना तो बढ़ेगा ही नहीं। आया समझ में? वापस आते हैं जरा सा। तो ये जो है बेटा कंसेप्ट है कि बढ़ाने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है बेटा जिसमें कि न्यूमरेटर ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है, नीचे का हिस्सा क्या होता है? छोटा होता है। और कम कैसे करते हैं? कम करने का तरीका देखिए। कम करने का तरीका है वही 600 रुपए है, वही 600 रुपए है, और आपको काम दिया गया है डिक्रीज बाय 3:2, है ना? क्या कहा गया है? 3:2 से घटाना है। 3:2 से
घटाना है हमें, ये काम है हमारा। ठीक है, कम करना है ना। तो इस बार क्या करेंगे बेटा, इस बार जल्दी से 600 रुपए लेंगे और इसे 2/3 से गुना करेंगे। छोटे नंबर को ऊपर रखेंगे तभी तो ये घटेगा। ये बेटा 200 हो गया, 200 इंटू 2, घट के 600 रुपए, घट के कितना हो गया, 400 रुपए। नुकसान हो गया हमें, है ना, ठीक है, लेकिन घट गया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया ये रूल। अगर बढ़ाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, और अगर डिक्रीज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना। 56 को डिक्रीज करना था 7:8 से, ऊपर में 7 रखा, नीचे में 8 रखा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यह सबसे अहम पार्ट है, किसी मकदार को किसी निस्बत में तकसीम करना, किसी अमाउंट को किसी रेशो में डिवाइड करना। इसकी जरूरत मुझे बहुत पड़ती है ना, फिजिक्स पढ़ाते हुए भी। उसके अलावा कई मसलों में इनकी जरूरत पड़ती है। अरे वो जो विरासत की तकसीम होती है उसमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। जल्दी से आ जाते हैं और इसको ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। भाई हम विरासत तो तकसीम नहीं कर रहे हमारे पास मान लेते हैं 100 टॉफी हैं। हाँ ये अच्छा है, हमारे पास कितनी टॉफी हैं, 100 टॉफी। ठीक है, और 100 टॉफी को बेटा 2 हिस्से में तकसीम करना है ना। किस निस्बत में, किस रेशियो में तकसीम करना है, 2:3 में, है ना। क्या काम है, डिवाइड इन रेशियो 2:3। ठीक है, डिवाइड इन रेशियो 2:3। क्या काम है बेटा, 2:3 के निस्बत में तकसीम करना है। ठीक है, 2:3 के निस्बत में तकसीम करना है। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। तो अब देखिए क्या तरीका है इसको डिवाइड करने का। जल्दी सीधा हिसाब करिए, 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 हो गया 5। जल्दी से पूरी मिकदार को 5 हिस्से में बांट दीजिए, है ना। कभी आपको किसी प्लॉट को 2:3 में बांटना हो तो प्लॉट को कितने हिस्से में बांट दीजिए, 5 हिस्से में। हर एक हिस्से में कितना आएगा, 20। 100 को 5 से तकसीम करेंगे, हर हिस्से में कितना आया, 20। अब जिसको 2 हिस्सा चाहिए उसको 2 हिस्सा दे दे, ऐसे ही होता है ना। तो कितने हिस्से मिल गए, इसको 40। और जिसको 3 हिस्सा चाहिए उसको 3 हिस्सा दे दे, अपने आप बढ़ गया। इसको कितने हिस्से मिल गए, 60। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। रेशो हो गया ना, हो गया 40। एक को 40 मिला, एक को 60 मिला, निस्बत 2:3 की है और कुल 100 के 100 इस्तेमाल भी हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया। जल्दी से इसको मिटाते हैं, देखते हैं यहां क्या हिसाब हुआ है। यहां पे हिसाब है 560 kg को डिवाइड करना है किस रेशो में, 3:4 में। तो टोटल पार्ट्स क्या करेंगे, 560 को किस में बांटना है, 3:4 में। आ जाते हैं लास्ट में, हम अपना हिसाब करेंगे। 560 को बांटना है बेटा, 560 kg जरूर अनाज होगा, 560 kg अनाज है। इसे बांटना है किस निस्बत में, 3:4 में। तो पहले क्या करो, साइड में निकाल लो। 3 + 4 बेटा क्या होता है, 7। 560 को 7 हिस्सों में तकसीम कर दो, हर हिस्से में 80 किलो आएगा। 560 को बेटा कितने हिस्से में तकसीम करो, 7 हिस्सों में तकसीम करो, हर हिस्से में कितना आएगा, 80 kg, है ना। अब इसके बाद इस पूरे को तकसीम करना है बेटा किस निस्बत में, 3:4 में। तो 3 हिस्सा उठा के पहले फर्द को दे दो, इसको मिल गया 240 kg और इसे मिल गया
320 केजी, 320 केजी। ये उम्मीद करता हूं ये पूरा हिसाब समझ में आया। कितना मजा आया ये हिसाब करने में। जल्दी से वापस आते हैं, यहां भी यही किया है। टोटल पार्ट्स को लिखा है 3 + 4। 3 + 4 कितना हो गया? 7। 5/60 डिवाइडेड बाय 7, हर एक हिस्से में कितना आया? 80। पहले पर्सन को 3 हिस्सा दे दो, दूसरे पर्सन को 4 हिस्सा दे दो। ये हो जाएगा 240 केजी और ये हो जाएगा 320 केजी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट पर आते हैं। अब हम निस्बतों पर कुछ इबारती सवाल करने जा रहे हैं। हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज इन वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ठीक है। द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन ए रेशियो 7:4। ठीक है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की निस्बत क्या है? 7:4, 7/4। अगर 7 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं। 7 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं। तो इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 150, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। कुल तादाद क्या है? 550 है। कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं इसका हिसाब करना है। कैसे करेंगे? पहले 7 + 4 जोड़ देते हैं। 7 + 4 जोड़ के कितना हो गया? 11। तो इस 550 को बेटा कितने हिस्से में बांटेंगे? 550 को टोटल 11 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है। कितने हो गए? 6 हिस्से हो गए, हो जाएगा 11 हिस्सा। उम्मीद करता हूं 11 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 550 को 550 को 11 हिस्से में बांटेंगे तो हर हिस्से में आएंगे 50। हर हिस्से में कितने आएंगे? 50। हर हिस्से में 50 हैं। अब लड़कों की तादाद कितनी है? अगर बच्चों को 50-50 में बांट दें, 50-50 के 11 गिरोह बना दें, तो इनमें से 7 गिरोह जो हैं मिलाकर क्या हो जाएंगे? लड़के। कितने लड़के हो जाएंगे? 50 × 7, 350 बॉयज होंगे। ठीक है। कुल कितने होंगे? 350 लड़के वहां पर होंगे। आया समझ में? और उसके बाद 4 गिरोह किनके हैं? लड़कियों के। हर गिरोह में 50। कुल कितने हो गए? 4 गिरोह। कुल हो गए ये कुल हो जाएगा, कुल हो जाएगा 200 गर्ल्स या फिर 200 लड़कियां। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। कुल बेटा वहां पर 200 लड़कियां हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से इन्होंने भी हिसाब किया है। कुल 200 लड़के आए हैं और कितनी आई हैं? 350 लड़के और 250 लड़कियां इस स्कूल में आई हैं। उम्मीद करता हूं कि ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की क्लास, ये जो है निस्बत की क्लास, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। आप लोगों से फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।